प्रणाम सभी आचार्य परिवार। आज आपको अध्यापन कराने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, लेकिन सच में आप लोगों को अध्यापन कराना जैसे जैसे सूर्य को दीपक की लौ दिखाना जैसा है, क्योंकि आप सभी अपने अपने विषयों में काफ़ी पारंगत आचार्य दीदी हैं। फिर भी मैं आदेश की पालना करते हुए आपके सामने अध्यापन कराने का दुस्साहस कर रहा हूँ। कुछ कमी रह जाए तो अपना ही छोटा भाई समझकर उसे मुझे बताएं, क्योंकि अध्यापन में कमी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अध्यापन में यदि मेरे कमी है तो आपका कर्तव्य है कि मुझे पूरा करें, और यदि आपके इसमें कुछ कमी है तो मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। तो आज जैसे मैं कि मेरा टॉपिक है व्रत एवं गोला। देखिए, हम व्रत और गोला इन दोनों में पूरी तरह कंफ्यूज ना हो, पूरी तरह स्पष्ट हो कि व्रत कैसा होता है, गोला कैसा होता है। तो व्रत के लिए हम सामान्यतः हमारे दैनिक जीवन में जानते हैं कि व्रत होता है चूड़ी के आकार का, मेडल के आकार का। जैसे ये मेडल है तो ये मेडल का आकार, ये हमारे पास क्या है, व्रताकार है। इसका क्षेत्रफल होता है, इसकी ये परिधि होती है, इसका आयतन नहीं होता है। तो इसमें ये हमारे पास वृत्ताकार होता है। बंद कर दिया। देखिए, ये एक गोलाकार आकृति है। जैसे गोलाकार में हम जानते हैं फुटबॉल, गेंद, ये सभी गोलाकार होते हैं। जैसे टमाटर का आकार कैसा है तो गोलाकार होता है, नींबू का आकार कैसा है गोलाकार होता है, चूड़ी का आकार कैसा है तो वृत्ताकार होता है। हम क्या करते हैं, गोले के बारे में मैंने बताया आपको। गोले में क्या होता है, आयतन होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। किसी का ही एक दूसरा रूप आपके सामने है, जैसे अर्धगोला। गोले का आधा भाग क्या कहलाता है, अर्धगोला कहलाता है। अर्धगोला यहाँ ये गोले का आधा भाग होता है। लेकिन इसके सूत्रों के बारे में और इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको पूरा अभी परिभाषाएं उनके बारे में आज हम अध्यापन में पढ़ेंगे कि व्रत की परिभाषा, व्रत की त्रिज्या, केंद्र, परिधि, क्षेत्रफल, व्रत का व्यापक रूप, व्रत की छेदक रेखा, चक्री चतुर्भुज। हम पढ़ेंगे व्रत की व्यापक रूप, और जब व्रत अक्षों को अंतःखंड के रूप में काटता है तो क्या सूत्र बनता है। हम पढ़ेंगे कि यदि x अक्ष को और y अक्ष को व्रत स्पर्श करके जाता है तो क्या सूत्र बनेगा। इन सारी चीज़ों का अध्यापन हम अभी बारी बारी से करेंगे। तो आज हम व्रत का अध्ययन कर रहे हैं। पहले हम व्रत को पढ़ेंगे, फिर गोले का अध्ययन करेंगे। सामान्यतः व्रत से आप परिचित हैं, माध्यमिक कक्षाओं से ही हम व्रत का अध्ययन करते हैं। व्रत की परिभाषा है कि एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है, व्रत कहलाता है। व्रत एक द्विमीय आकृति होती है। देखिए, व्रत के चित्र से हम समझने का प्रयास करते हैं। ये व्रत है, इसमें बीच में क्या होता है, केंद्र होता है। ये जो चारों तरफ की जो बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं परिधि। ये हमारे पास केंद्र से परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिज्या कहलाता है, और व्रत की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। और ये क्या कहलाएगा, व्यास। जो जीवा केंद्र से होकर जाती है वह व्यास कहलाता है। परिभाषाओं को देखते हैं हम। केंद्र, व्रत के मध्य बिंदु जिसकी परिधि से सभी दूरियां समान हो, केंद्र कहलाता है। त्रिज्या, व्रत के केंद्र से परिधि की दूरी को व्रत की त्रिज्या कहते हैं। जीवा, व्रत की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। व्यास, जो जीवा व्रत के केंद्र से होकर गुजरती है व्यास कहलाता है। फिर व्रत के कुछ गुण होते हैं। व्रत की सबसे बड़ी जीवा, उसका क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। व्रत की परिधि को ही हम क्या कहते हैं, उसका परिमाप कहते हैं। व्रत की परिधि का सूत्र होता है 2πr, और व्रत का क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ हमने अध्ययन किया है व्रत का परिधि, केंद्र, जीवा, त्रिज्या और व्यास। इनके बारे में हमने इसमें यहाँ अध्ययन किया है।
और हमने इसकी परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र भी यहाँ सीखा है। आइए हम एक प्रश्न हल करके देखते हैं। पर यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि तथा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दिया है वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि हमारे पास 2πr, 2 पाई मतलब 22/7 और r का मान है 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, 2 × 22 कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि हो गई 44 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। पाई यानी होता है 22/7, r² मतलब 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा तो 22 × 7, 22 × 7 यानी 154। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ सीखा है कि अगर वृत्त की त्रिज्या दी गई हो तो हम उसकी परिधि और क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। दोनों का सूत्र लगा के हमने यहाँ इस सवाल के माध्यम से इसको सीखने का प्रयास किया है। अब हम पढ़ते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे हमारे पास इस चित्र में देखते हैं, ये हमारे पास वृत्त है, ये इसकी स्पर्श रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो परिभाषा से स्पष्ट है कि यदि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अब प्रश्न बनता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए मैं यहाँ इस चित्र के माध्यम से बताता हूँ कि ये वृत्त है, इसके ऊपर हमने स्पर्श रेखाएं खींची तो ढेरों स्पर्श रेखाएं हम इस पर खींच सकते हैं। स्पर्श बिंदु, जिस बिंदु पर रेखा वृत्त को स्पर्श करती है वह बिंदु क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु कहलाता है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कक्षा 10th में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिद्ध करो कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है। मतलब वृत्त के बाह्य बिंदु से जो वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है वो दोनों समान लंबाई की होती है, उसको सिद्ध करना होता है। तो प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि वृत्त पर के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती है? तो समान होती है, उन दोनों की लंबाई क्या होती है? समान होती है। वृत्त की छेदक रेखा, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। ये वृत्त है, इसमें इस रेखा ने वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया, ए और बी बिंदु पर, तो ये वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। एक और रोचक प्रश्न हमारे सामने है, 2 सहकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हैं, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती हैं। देखिए ये हमारे पास बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है, दोनों सहकेंद्रीय हैं। अब हमने बड़े वृत्त की ऐसी जीवा खींची जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो यहाँ ये जो इसका स्पर्श बिंदु होगा वह स्पर्श बिंदु क्या करेगा? इस जीवा को समद्विभाजित करेगा। चक्रीय चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। यानी किसी चतुर्भुज के चारों शीर्षों को वृत्त की परिधि से बांध दिया जाए तो वह क्या कहलाएगा? चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। चक्रीय चतुर्भुज का एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि उसके सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। कोण A प्लस कोण C बराबर 180, B प्लस D बराबर 180। तो ये हमारे पास चक्रीय चतुर्भुज का चित्र है। आइए एक इससे संबंधित हम प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। चक्रीय चतुर्भुज में कोण A 80 डिग्री हो तो कोण C का मान ज्ञात करो। दिया है कोण A बराबर 80 डिग्री, कोण C ज्ञात करना है। यहाँ नियम लगाते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो कोण A प्लस C बराबर 180, कोण A की जगह हम 80 डिग्री मान रख देते हैं। अब 180 में से 80 कम हो जाता है तो कितना आ जाता है? 100। अतः कोण C का मान कितना हो गया? 100 डिग्री। इस प्रकार हम सम्मुख कोण का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। एक और वृत्त का रोचक नियम है कि एक ही चाप में बने कोण समान होते हैं। वृत्त के एक ही चाप में बने कोण समान होते हैं। जैसे ये ACB और ADB
दोनों एक ही चाप में बने हुए हैं कि ए बी चाप के अंतर्गत कोण सी और कोण डी बने हैं, इसलिए कोण सी और कोण डी का मान समान होगा। वृत्त का व्यापक सूत्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यह वृत्त का व्यापक सूत्र होता है। इसका केंद्र होता है 0 0 तथा त्रिज्या ए है। जब वृत्त केंद्र मूल बिंदु पर स्थित हो और वृत्त दोनों अक्षों को के सापेक्ष सममित होता है, जब वृत्त का केंद्र क्या मूल बिंदु पर स्थित होता है तो वृत्त दोनों अक्षों के सापेक्ष क्या होता है, सममित होता है, और वृत्त के चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, उस समय समान होगा। आइए चित्र से, जब वृत्त का केंद्र हमारे पास x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित होता है तो इसमें चार चतुर्थांश बनते हैं, 1 2 3 4, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। तो इस प्रकार वृत्त के 4 भाग होंगे और इन चारों भागों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो और त्रिज्या ए हो तो वृत्त का समीकरण का सूत्र बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अगर आइए इसके बाद आगे, जब हमारे पास क्या है कि वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है और त्रिज्या क्या हो, ए हो, एक्स अक्ष को और वाई अक्ष को दोनों को स्पर्श कर रहा है और त्रिज्या कितनी है हमारे पास उस समय ए हो, तो उस समय हमारे पास वृत्त का समीकरण बनेगा, वृत्त का समीकरण x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये वाली स्थिति बनती है। अब अगली कंडीशन, जब वृत्त का केंद्र x अक्ष पर हो और y अक्ष को स्पर्श करे, वृत्त का केंद्र तो हमारे पास x अक्ष पर है और वो y अक्ष को स्पर्श करता हुआ वृत्त जा रहा है, तो वृत्त का समीकरण का सूत्र होगा, वृत्त का समीकरण होगा x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। उस समय यह वृत्त की स्थिति होगी। तो ये तीनों स्थितियों को देख लीजिए आप कि यहाँ केंद्र मूल बिंदु पर है और यहाँ हमारे पास दोनों वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है, केंद्र ए पर है, मतलब उसकी त्रिज्या ए है, और जब केंद्र हमारे पास x अक्ष पर हो और y अक्ष को स्पर्श करता है तो ये स्थिति होती है। ये भी हो सकता है कि वह y अक्ष पर उसका केंद्र हो और x अक्ष को स्पर्श करके जाता है, तो यहाँ परिवर्तन हो जाएगा, x माइनस 0 हो जाएगा और y माइनस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, वहाँ ये स्थिति बनेगी। वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र -5 4 तथा त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। वृत्त का केंद्र h के -5 और 4 है, त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। वृत्त का समीकरण x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यहाँ हमारे पास h का मान तो है -5 और k का मान है 4, तो मान रख देते हैं हम इस सूत्र में। अब सूत्र को सोल्व करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर, यहाँ लगा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर 81। फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 10x माइनस 8y, और ये होगा 41 माइनस 81, 41 में से 81 चले जाएंगे तो -40। हमारे पास स्थिति बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 10x माइनस 8y माइनस 40। सकेंद्रीय वृत्त, हमारे पास एक कंडीशन आती है सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, तो वे वृत्त जिनका केंद्र एक ही केंद्र होता है लेकिन त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, ऐसे वृत्तों को हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो यह हम सकेंद्रीय वृत्तों को पढ़ चुके हैं। समय अभाव है इसलिए बहुत सारी चीज़ों को हमें फास्ट लेना पड़ रहा है, आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। हमारे पास एक वृत्त दोनों अक्षों के साथ अंतःखंड बना रहा है, एक्स अक्ष के साथ ए बी अंतःखंड बना रहा है और वाई अक्ष के साथ सी डी अंतःखंड बना रहा है। उसका व्यापक रूप में समीकरण होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस सी बराबर 0। अक्षों के अंतःखंड ज्ञात करने के लिए नियम, एक्स अक्ष पर अंतःखंड ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें यहाँ पे y बराबर क्या करना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, तो हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे। फिर
और ए बी अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करने का सीधा सूत्र है ए बी बराबर 2√g² - c। ये हमारे पास मतलब अंतःखंड ज्ञात करने का सूत्र है, अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करने का। अब y अक्ष के अंतःखंड को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x, इस सूत्र में x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। तो हमें y के 2 मान प्राप्त होंगे। फिर हम y1 में से y2 को घटा देंगे तो हमें वो उसकी लंबाई प्राप्त हो जाती है। अब सी डी बराबर 2√f - c, 2√f² - c। चाप की लंबाई, ये वृत्त है हमारे पास, इसमें दो त्रिज्याओं के बीच की जो लंबाई होती है उसे हम क्या होता है, चाप की लंबाई। दोनों त्रिज्याओं के बीच के चाप की दूरी का मापन चाप की लंबाई कहते हैं। ये इसको हम चाप की लंबाई कहते हैं। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 2πr। ये हमारे पास चाप की लंबाई का सूत्र होता है। त्रिज्याखंड, वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये वृत्त है हमारे पास, दो त्रिज्या के बीच का भाग जो है ब्लैक है, ये त्रिज्याखंड कहलाएगा। दो त्रिज्याओं से घिरे भाग को त्रिज्याखंड कहते हैं, का क्षेत्रफल कहते हैं। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 πr²। अब हम अध्यापन करेंगे गोले का। ये हमारे पास गोला है। गोला एक त्रिविमीय आकृति होती है। इसका रूप गेंद के रूप का होता है। गोले का आयतन होता है, गोले में आयतन होता है, जैसे कि इसके अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर आयतन है, इसके अंदर जो कांच भरा हुआ है वो उसका आयतन है। हमारे पास गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 4πr3। गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr²। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr3। ये हमारे पास गोले के कुछ सूत्र होते हैं। कुछ प्रश्न हैं इससे संबंधित। गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें गोले की त्रिज्या दी गई है 21 सेंटीमीटर। गोले का आयतन है 4/3 πr3। गोले के आयतन को हम वॉल्यूम बोलते हैं, इसलिए v से शो किया है। 4/3 22/7, पाई का मान होता है 22/7 और r का मान है 21/3। अब यहाँ 4/3 22/7 21 × 21 × 21। अब नहीं 3 × 7 कितना होता है 21 से 21 को डिवाइड कर देंगे। फिर 4 × 22 कितना हो गया 88 इंटू 21 × 21 कितना हो गया 441। तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा वो आएगा गोले का आयतन घन सेंटीमीटर। गुणा करने पर जो भी संख्या प्राप्त होगी वो हमारे पास गोले का आयतन होगा। उसको चूँकि आयतन की इकाई होती है घन सेंटीमीटर। गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4πr² होता है। इसमें हम मान रख देंगे 4 22/7 21²। अब 7 से 21 को काट दिया तो 3 हो जाएगा। 4 × 22 हो गया 88 और 3 × 21 कितना हो गया 63। गोले का संपूर्ण पृष्ठ, इनका गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होगा। और गोले के संपूर्ण पृष्ठ को वर्ग सेंटीमीटर से शो करते हैं। एक और रोचक प्रश्न है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी का आयतन की कौन सी भिन्न होगी ये बताना है। देखिए ये हमारे पास पृथ्वी है और ये हमारे पास चंद्रमा है। पृथ्वी बड़ी है, चंद्रमा छोटे हैं। तो पृथ्वी की त्रिज्या को कैपिटल R माना गया है, चंद्रमा की त्रिज्या को स्मॉल r माना गया है। माना कि चंद्रमा की त्रिज्या को स्मॉल r और पृथ्वी की त्रिज्या को कैपिटल R माना गया है। प्रश्न के अनुसार चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो चंद्रमा का व्यास है स्मॉल 2r, 1/4 पृथ्वी का व्यास 2 × कैपिटल R। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास होता है r = 1/4r। फिर ये 4 इधर आता है तो 4 स्मॉल r = कैपिटल R। फिर हम क्या करते हैं, प्रश्न में कहा है चंद्रमा का आयतन पृथ्वी का आयतन, चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन बराबर चंद्रमा के आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr3, क्योंकि चंद्रमा भी अपने आप में गोलाकार है, पृथ्वी भी अपने आप में गोलाकार है। पृथ्वी का आयतन हो गया 4/3 पाई कैपिटल R
दोनों की त्रिज्याएँ भिन्न भिन्न हैं। यहाँ 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। स्मॉल आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब। यहाँ कैपिटल आर की जगह लिख देंगे 4r क्यूब। फिर अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 64r क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन बराबर 1/64। तो चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी के आयतन के भिन्न का अनुपात हो जाएगा 1/64। आप लोगों ने अभी मैंने अध्यापन कराया तो आपने काफ़ी शांतिपूर्वक उसका देखा है। आप लोग इसी प्रकार यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो मुझे बताएं, ताकि मैं उसके बारे में और आपको बता सकूं, क्योंकि जो समय है हमारे पास बहुत लिमिट का समय है। मैंने अपनी पूरी बातों को इसमें समावित करने का प्रयास किया है। फिर भी क्योंकि व्रत अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर है कि हम इसके 5 घंटे व्याख्या करें तो भी कम होती है, क्योंकि मुझे इस टाइमिंग में मात्र 30 मिनट के अंदर गोला और व्रत दोनों को समझाना था। तो मैंने पूरा प्रयास किया है इसको समझाने का। इसमें कुछ कमी रही है तो हम नेक्स्ट बार जब भी मिलेंगे तब इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सभी को।